ब्राजील में एक शहर। मैं रुक गई। मैं देने लगी, मैं रुक गई। मैं देने लगी, मैं रुक गई। यह भी एक ऐतिहासिक क्षण था। इजराइल ने पहली बार कतर के क्षेत्र पर हमला किया था। इजराइल ने कहा कि उसने अमेरिका को पहले ही सूचित कर दिया था और चैनल I-24 के मुताबिक ट्रंप सरकार ने हमले की मंजूरी दी थी। लेकिन इस हमले में एक और भी असाधारण बात है। इसलिए क्योंकि इजराइल कतर से 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। इतनी दूरी के लिए सैन्य योजना की जरूरत होती है। यह बेहद जटिल है। लेकिन आखिरकार इजराइल ऐसा क्यों करेगा? इजराइल कतर पर हमला क्यों करेगा जबकि वह युद्ध में शामिल नहीं है? जवाब आपको हैरान कर देगा। इस कहानी को बेहतर समझने के लिए हमें एक ऐसी विरोधाभास से शुरू करना होगा जो असंभव लगती है। मुझे नहीं पता कि आपको पता है या नहीं, लेकिन कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। दोहा में इसकी चमचमाती इमारतों में अरबों की कंपनियां और दुनिया के सबसे बड़े देशों के दूतावास हैं। लेकिन यही सड़कें ऐसी चीज का भी घर हैं जिसे बहुत से लोग विरोधाभासी मानते हैं। हमास का राजनीतिक नेतृत्व 2012 से वहां रह रहा है। और यहाँ पहली बात है जो आपको चौंका देगी। कतर में हमास की मौजूदगी किसी से छुपी नहीं है। असल में इसे से खुद संयुक्त राज्य अमेरिका ने मंजूरी दी थी। बिल्कुल सही, अमेरिकियों को इसके बारे में पता था और उन्होंने यहाँ तक कि इस बात पर भी सहमति जताई थी कि हमास के नेता उनके खाड़ी क्षेत्र के एक मुख्य सहयोगी की राजधानी में रहें। लेकिन तो अमेरिकियों ने इसकी अनुमति क्यों दी? अच्छा, इसका जवाब उस भूमिका में है जो कतर इस क्षेत्र में निभाता है। देश ने खुद को एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया है, एक ऐसी जगह जहां दुश्मन एक ही मेज पर बैठ सकते हैं और संघर्षों को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। यह मध्य पूर्व की स्विट्जरलैंड जैसी ही है। प्रभावी मध्यस्थ बनने के लिए आपको सभी पक्षों तक पहुंच होनी चाहिए। अब जरा रुककर इस स्थिति की विडंबना के बारे में सोचिए। उसी क्षेत्र में जहां हमास के नेता रहते हैं, वहीं क्षेत्र का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा भी स्थित है, अल उदैद। 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक उन लोगों से कुछ किलोमीटर दूर तैनात हैं जिन्हें इजराइल आतंकवादी मानता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो किसी जासूसी फिल्म से निकली हुई लगती है। और यह विरोधाभास एक दशक से भी ज्यादा समय तक चला। कतर मध्यस्थता करता था, हमास बातचीत करता था, अमेरिकियों ने अपना बेस बनाए रखा था और इस्राइल भले ही उसे पसंद न हो इस स्थिति को सहन करता था। लेकिन 9 सितंबर 2025 को यह सहनशीलता ऐसे खत्म हो गई, विस्फोटक तरीके से। जो हमला आपने शुरुआत में देखा वह अचानक नहीं किया गया था। यह एक ऐसी कार्रवाई थी जिसकी महीनों तक योजना बनाई गई थी। 15 इजरायली विमान शामिल थे। इनमें आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट F-35 भी थे। और इसमें एक खास बात है जो इसे और असाधारण बनाती है। उन्होंने 2000 किमी तक विमान उड़ाकर लक्ष्य पर हमला किया और फिर घर वापस लौट आए। दूसरे शब्दों में ऐसा नहीं था कि वे बस कार चलाकर किसी पड़ोसी शहर चले जाएं। इसके लिए उन्हें एक बहुत ही अच्छा और विस्तृत योजना बनानी पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पूरी तरह से लैस इजरायली F-35, इसकी स्वायत्तता लगभग 1100 किलोमीटर है, जबकि एक F-16 लगभग
550 किलोमीटर तक उड़ सकता है ईंधन खत्म होने से पहले। अब याद रखिए कि हम 2000 किलोमीटर के मिशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक तरफ का सफर। इतनी दूरी पर आना जाना शारीरिक रूप से असंभव है। बीच में रुककर ईंधन भरना पड़ेगा। और यहाँ एक और बड़ी समस्या सामने आती है, आप एक सैन्य लड़ाकू विमान में ईंधन कैसे और कहां भरेंगे? जब आप दुश्मन या तटस्थ क्षेत्र के ऊपर उड़ें तो इसका जवाब एक तकनीक में है जिसे कहा जाता है हवाई ईंधन भरना। इजराइल को अपने पुराने बोइंग 707 आधारित टैंकर विमान इस्तेमाल करने पड़े। ताकि वे रास्ते में ही लड़ाकू विमानों से मिल सकें। उड़ान के दौरान ईंधन ट्रांसफर करना, सोचिए कितनी सटीकता चाहिए। 2 विमान सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे हैं, हवा में ईंधन की पाइप जोड़ रहे हैं। संभावना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हो रहा है ताकि पता न चले। यह ऑपरेशन 2 बार करना पड़ा, जाते समय और लौटते समय। एक गणना में गलती, कोई तकनीकी समस्या, कोई इंटरसेप्शन और पूरी मिशन बर्बाद हो जाती। लेकिन इजराइल ने यह बड़ा जोखिम उठाया, एक खास वजह थी, और शायद यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पल है। याद है मैंने कहा था वह समय हैरान करने वाला था। ठीक है। ठीक उसी समय जब इस्राएली बम दोहा में फटने लगे, हमास के नेता एक कमरे में इकट्ठा थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। जरा सोचिए, जब वे शांति पर चर्चा कर रहे थे तभी उनके सिरों पर बम गिर रहे थे। हमास के कुछ वार्ताकार, वे खास तौर पर दोहा आए थे तुर्की से इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए। यह गाजा युद्ध रोकने का असली मौका था। और जैसा कि आप शायद समझ ही गए होंगे, चुना गया समय कोई संयोग नहीं था। इजराइल को ठीक ठीक पता था कि यह बैठक कब और कहां हो रही है। और मैं जानता हूं कि ऐसे समय में आप जरूर सोच रहे होंगे कि वे इतनी खास जानकारी कैसे पता कर पाए, एक गुप्त वार्ता बैठक के बारे में। और देखिए, सटीक जवाब अभी तक पता नहीं है। सटीक जवाब, लेकिन यहाँ 3 समान रूप से चौंकाने वाली संभावनाएं आती हैं। पहली संभावना क्लासिक मानव जासूसी से जुड़ी है। शायद किसी उच्च स्तर के स्रोत, संभवतः ईरानी, ने हमास के नेताओं के आगमन के बारे में सटीक जानकारी दी हो। यह पारंपरिक खुफिया जानकारी का बड़ा कारनामा, लेकिन बहुत जोखिम भरा होता। दूसरी संभावना और भी ज्यादा साहसी है। मोसाद के इजरायली एजेंट जो शारीरिक रूप से दोहा में मौजूद हैं, उन्होंने लक्ष्यों की दृश्य रूप से पुष्टि की होगी और यहां तक कि लेजर डेजिग्नेटर का भी इस्तेमाल किया। छोटे उपकरण जो लक्ष्य पर अदृश्य किरण डालते हैं, जो एक तरह के पॉइंटर की तरह काम करते हैं, जिनका अनुसरण बम अपने आप करते हैं और इस तरह गोला बारूद को सर्जिकल सटीकता के साथ मार्गदर्शित करते हैं। यह विदेशी क्षेत्र में प्रत्यक्ष कार्रवाई ऑपरेशन है। लेकिन तीसरी संभावना सबसे अधिक संभावित है, सबसे प्रभावशाली है। 5 साल की साइबर जासूसी इजराइल हैक करने में सफल रहा होगा। हमास की एन्क्रिप्टेड संचार प्रणालियों को, उनकी संदेशों को इंटरसेप्ट करते हुए, और बैठक की सही तारीख और स्थान का पता लगा लिया, बिना किसी एक भी एजेंट को खतरे में डाले। यह साइबर इंटेलिजेंस क्षमता कोई साइंस फिक्शन नहीं है। क्या आपको याद है पिछले साल हिजबुल्लाह के सदस्यों के हाथों में जो पेजर फट गए थे? लिम्ब्रा ने दिखाया कि इजराइल के पास डिजिटल पैड की क्षमताएं हैं। ये हमारी कल्पना से कहीं आगे हैं। ऑपरेशन अपने आप में सैन्य सटीकता का एक शानदार उदाहरण था। 10 गाइडेड गोला बारूद का ऑपरेशन, जिन्हें लगभग एक साथ एक ही इमारत पर दागा गया। लक्ष्य एक विशेष इमारत थी जो 5 समान इमारतों के बीच थी और एक पेट्रोल पंप के बगल में स्थित थी।
हमले को इतना सटीक होना था कि केवल सही इमारत को ही निशाना बनाया जाए, पड़ोसी इमारतों या पेट्रोल पंप को कोई नुकसान न पहुंचे। और यह काम कर गया। लक्ष्य इमारत नष्ट हो गई, बगल की इमारतें सही सलामत रहीं, लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। मुख्य लक्ष्य बच गए, वे बच गए। खलील अल हया, हमास के मुख्य वार्ताकार, नहीं मरे और न ही कालेब मचल, एक और महत्वपूर्ण नेता। तो क्या यह कहना सही है कि इजराइल असफल रहा? असल में नहीं। इससे विशेषज्ञ लोग सफल असफलता कहते हैं। मुख्य लक्ष्यों को मारे बिना भी इजराइल ने कुछ हासिल किया, शायद और भी शक्तिशाली चीज हासिल की। उसने दिखा दिया कि वह किसी को भी कहीं भी कभी भी निशाना बना सकता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में सोचिए। अब हमास के ये नेता जानते हैं कि एक अमेरिकी सहयोगी की राजधानी भी उन्हें नहीं बचा सकती। अब कोई सुरक्षित जगह नहीं है। यह असुरक्षा ज्यादा असरदार हो सकती है क्योंकि यह नेताओं को हमेशा चिंता में रखती है। राजनीतिक परिणाम भी हुए, तुरंत और विनाशकारी। कतर ने इस हमले की निंदा की, इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद और सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन बताया। कतरी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हमले ने गाजा में इजरायली बंधकों की उम्मीद खत्म कर दी। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया खुद संयुक्त राज्य अमेरिका से आई। राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इजराइल की आलोचना की, जो कि एक दुर्लभ बात मानी जाती है। उन्होंने कहा कि एकतरफा बमबारी करना, कतर के अंदर एक संप्रभु राष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका का करीबी सहयोगी न तो इजराइल और न ही अमेरिका के उद्देश्यों को बढ़ावा देता है। और यह अमेरिकी आलोचना केवल कूटनीतिक नहीं थी, यह एक संकेत था कि इजराइल ने एक लाल रेखा पार कर ली थी। संयुक्त राज्य के सहयोगी के क्षेत्र पर हमला, जहां सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है, सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा नहीं था, बल्कि यह स्थापित भू राजनीतिक व्यवस्था को सीधी चुनौती थी। लेकिन इजराइल ने आकलन किया कि फायदे लागत से अधिक हैं। भेजा गया संदेश सिर्फ हमास के लिए नहीं था, यह ईरान, हिजबुल्लाह और किसी भी समूह या देश के लिए था जो इजराइल के दुश्मनों को शरण देने के बारे में सोचता है। इसी बीच युद्ध विराम की बातचीत तुरंत ही विफल हो गई। कतर ने अस्थायी रूप से अपनी मध्यस्थता की भूमिका को निलंबित कर दिया। हमास ने घोषणा की कि इस हमले ने साबित कर दिया कि नेतन्याहू किसी भी समझौते को नहीं चाहता था और गाजा में हजारों किलोमीटर दूर युद्ध जारी रहा। अगर करीब से देखें तो यह ऑपरेशन सिर्फ सैन्य हमला नहीं, बल्कि इससे भी बड़ा कुछ है। यह खेल के नियमों में बुनियादी बदलाव दर्शाता है। मध्य पूर्व में दशकों तक कुछ स्थानों को अछूता माना जाता था। तटस्थ देशों की राजधानियां, मध्यस्थों के क्षेत्र, राजनयिक ठिकाने। इसराइल ने इन नियमों में से एक को तोड़ दिया, यूं कहें। आखिरकार उन्होंने ऐसी क्षमता दिखाई है जो दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। हजारों किलोमीटर दूर तक अपनी ताकत दिखाना, उन्नत हवाई सुरक्षा प्रणालियों को भेदना और घने शहरी इलाकों में खास लक्ष्यों को निशाना बनाना। इस ऑपरेशन ने यह भी दिखाया कि इजराइल ने खुफिया जानकारी जुटाने में कितना ऊंचा स्तर हासिल किया है। इजराइल के लिए दोहा में हुआ हमला रणनीतिक स्वतंत्रता की घोषणा भी था। इसने दिखाया कि देश एक तरफा कार्रवाई करने के लिए तैयार है, भले ही यह इच्छा के खिलाफ हो। मित्र देशों के जब उसे अपनी सुरक्षा खतरे में लगती है। अब मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, इस कहानी में कौन सी बात ने तुम्हें सबसे ज्यादा चौंका दिया? अपनी राय कमेंट्स में बताओ। अगर इस वीडियो से तुम्हें ऐतिहासिक घटना समझने में मदद मिली हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी को एक्टिवेट करो ताकि अगली एनालिसिस मिस ना हो। और उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें दुनिया की भू राजनीति के पीछे की बातें समझना पसंद है। अगले वीडियो तक मिलते हैं।